नमस्ते दोस्तों। बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख 50 लाख कुछ दिन पहले था और अचानक से नीचे आते हुए हमने उसको 22 लाख पे भी देखा है कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर। और अभी फिर से पिछले 24 घंटों से अगर आपने देखा है तो प्राइस और ऊपर जा रहा है और करीबन 29 लैक्स 30 लैक्स के आसपास है प्राइस जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो चुका होगा ऑलरेडी, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऐसा है जो एक जगह पर नहीं रहता और हर एक घंटे में या हर एक 4-5 घंटे में आप उसके बहुत अलग अलग लेवल्स देख सकते हैं। तो बिटकॉइन का ये जो बड़ा फॉल आया, ये क्यों आया? 40 लाख मैं आईएनआर की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। 40 लाख रुपीज़ से अगर 22 लाख पे, कोई एक्सचेंजेस पे 23 या 24 लाख पे भी था। एक्सचेंजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना प्राइस वहाँ पर ले रहे हैं अपने एक्सचेंजेस में, राइट? तो अगर 40 से 22 या 23 पे आता है तो लगभग 50% का फॉल हो गया था बिटकॉइन में। और जब बिटकॉइन में भी फॉल हो रहा है तो बाकी भी क्रिप्टो करेंसीज में ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट आता है। कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज ऐसी है जो बिटकॉइन के अगेंस्ट या थोड़ा उसमें आप कह सकते हैं रिलेशन नहीं रहता, बट ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो करेंसीज की मूवमेंट जो है वो थोड़ा 19-20 उसी डायरेक्शन में रहती है। तो ये बड़ा फॉल जो आया, इसके पीछे कोई बड़े व्यक्ति का हाथ था। और अभी फिर से जो प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके पीछे भी कोई बड़े व्यक्ति का हाथ है। तो हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसा एसेट है क्रिप्टो करेंसी यानी, जो एक इंसान के कुछ बोलने से ऊपर या नीचे जा सकती है। फिलहाल तो क्रिप्टो करेंसी में यही चल रहा है, क्योंकि किसी सरकार का, किसी गवर्नमेंट का, किसी का इसमें कोई रोल नहीं है और रह भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ये कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे पास हम बैंक में पैसे होते हैं, हमारे पास अगर 500 रुपये का नोट होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आई प्रॉमिस द बियरर टू पे ₹50 टू दी ओनर। जो भी चीज़ें लिखी होती है आप आपके नोट के ऊपर देख सकते हैं। ये एक जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस होता है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है इस क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन ये हमारी जो फिएट करेंसी है, यानी हमारा जो ये नोट सिस्टम है, यानी जो भी हम रुपीज़, आईएनआर, डॉलर जो भी है, इससे बेहतर है। आने वाले दिनों में ये कुछ क्रांति लेकर के आने वाली है हमारे सबके मॉनेटरी सिस्टम्स में। टाइम है उसको, जब भी वो होगा तो लेट्स से जल्द से जल्द अगर होगा तो कुछ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी हमें देखने मिलेगा। बट बात इस एपिसोड में हम ये कर रहे हैं कि प्राइस जो नीचे आया और वो ऊपर जो गया, वो क्यों क्यों गया और ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के ओनर है। टेस्ला एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और स्पेस एक्स जो रॉकेट्स बनाता है, स्पेस में मार्स मिशंस और जो भी सब है उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो उस उनका जो ओनर है इलॉन मस्क, इन्होंने 12 मई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक पॉइंट रेस किया था कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन है, इसको माइन करने के लिए, मतलब इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो भी आप कहना चाहे, इसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है, यानी पावर बहुत लगता है। क्यों लगता है पावर? माइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है? मतलब जो बिटकॉइंस आ रहे हैं नए नए, से बिटकॉइंस ही नहीं, बाकी भी करेंसी जैसे इथीरियम है, रिपल है, डोज कॉइन है, बहुत सारी ऐसे कॉइन्स है। और जैसे जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी भी दुनिया के किसी ना किसी कोने में और 2-3 क्रिप्टो करेंसीज नई लॉन्च हो चुकी होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती आ रही है और माइनिंग की जो प्रोसेस है वो चलती है। तो माइनिंग क्या है? देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है कि ये एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। मतलब समझ लीजिए, अगर आपको बिटकॉइन माइन करना है तो आप सबसे पहले एक बहुत बड़ी जगह रेंट पे लेंगे या बुक करेंगे, बहुत बड़ा हॉल लेंगे आप, राइट? उसके अंदर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाएंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और जो वर्ल्ड में जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है उससे कनेक्टेड रहेंगे। और सारे के सारे कंप्यूटर्स, यानी सुपर कंप्यूटर्स आप उसको कह सकते हैं, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिचुएशंस या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इश्यूज को जो है वो सॉल्व करेंगे। उनका एल्गोरिदम जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, दिन रात वो एल्गोरिदम चलता रहता है। और फिर
कोई एक माइनर या कोई एक सेट ऑफ कंप्यूटर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है उस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं एक सेम चीज़ कहने की, आप अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन जो सॉल्व होता है, उससे जो नेटवर्क है कंप्यूटर्स का वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उस नेटवर्क की रिलायबिलिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो माइनर है उसको एक गिफ्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, कुछ मिलता है, वैसे ही माइनर को भी एक रिवॉर्ड मिलता है, उसको ब्लॉक रिवॉर्ड कहा जाता है। और अगर ये बिटकॉइन का माइनर है तो उसको एक बिटकॉइन मिलता है। तो ये एक बिटकॉइन बनाने के पीछे या उसको जनरेट करने के पीछे कितने सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, और इतने सारे कंप्यूटर जब काम कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लगेगी, राइट। अब सिंपल सा एग्जांपल अगर लेते हैं तो हम हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके ऊपर भी काम करते हैं, या इनफैक्ट हमारा फ़ोन, हमारा स्मार्टफोन भी जो है उसके ऊपर अगर हम रेगुलरली कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वो भी हीट होता है, वो भी गर्म होता है, राइट। वैसे ही हमारा लैपटॉप भी और हमारे पीसीज भी जो होते हैं, जबकि हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम करते नहीं हैं। जो गेमर्स होते हैं, जो गेमिंग करते हैं अपने लैपटॉप्स या पीसीज में, उनके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हीटिंग इश्यूज आते हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड रहते हैं। तो इस लेवल्स पे अगर हमें हीटिंग का प्रॉब्लम आता है तो आप समझ सकते हैं जब 500 या 1000 इतने सारे सुपर कंप्यूटर्स, और वो इतना इतनी ज़्यादा उनकी हार्डवेयर की कैपेसिटीज़ होती है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब पावर लगता है। तो इलॉन मस्क ने यही जो पॉइंट है ये रेज़ किया कि क्रिप्टो करेंसीज़ के फेवर में तो वो है ही, पहले से ही है। और बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यूज़ को 50 लाख के ऊपर ले जाने का, और मार्केट कैप भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है उनके सब ट्वीट्स के बाद। लगभग 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं इलॉन मस्क के। मिलियन यानी 1 मिलियन इज़ 10 लाख रुपीज़, नॉट रुपीज़, 1 मिलियन इज़ 10 लाख, ओके। तो 50 मिलियन यानी आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा हो गया। तो इतने जब फॉलोअर्स हैं उनके, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि मतलब उन्होंने कंसर्न जताया कि अगर क्रिप्टो करेंसीज़ में इतना एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रहा है, इतना एनर्जी अगर लगता है, तो फिर इसका फ्यूचर जो है वो थोड़ा, उसके ऊपर वो सर्कमस्पेक्ट थे, मतलब उन्होंने थोड़ा उसके ऊपर आपत्ति जताई। इसके वजह से 12 मई से अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे आती गई। लगभग 58,000 यूएस डॉलर्स था प्राइस, और उसके बाद अभी जब हम बात कर रहे हैं करीबन 38,000 के आसपास है। यूएस डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आईएनआर की नहीं। आईएनआर तो हमने पहले बात की कि लगभग 40 लाख से कुछ 22-23 लाख पे आया था। तो ये जब ट्वीट उनका आया तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो प्लमेट होने लगे, नीचे आने लगे। और इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसका अगर हम एक अंदाज़ा लें तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है बिटकॉइन के नेटवर्क को। बिटकॉइन एक साल में करीबन 110 टेरावाट आवर्स इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब ये 110 टेरावाट आवर्स ये किसी के समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल निकाला है और उसको रिलेट किया है। समझ लीजिए छोटा एक कोई देश है, जैसे स्वीडन है या मलेशिया है। उस एक देश की, स्वीडन या मलेशिया की, एक साल की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उतना होता है 110 टेरावाट आवर्स, यानी उतना कंज्यूम करता है बिटकॉइन का माइनिंग का नेटवर्क। थाईलैंड के देश, थाईलैंड में जितनी भी माफ़ कीजिए मलेशिया की, थाईलैंड मलेशिया जो भी छोटे ही देश हैं, वहाँ पर जितनी भी एक साल में इलेक्ट्रिसिटी लगती है उतना कंज्यूम कर रहा है बिटकॉइन। और सिर्फ बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, बाकी भी जो क्रिप्टो करेंसीज है, इथेरियम, रिपल, जो टॉप बीएनबी और जितनी भी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, उनका भी माइनिंग हो रहा है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, उनको भी पावर लग रहा है। तो फिर आप समझ सकते हैं करीबन 10-15 देशों के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है उतना तो ये क्रिप्टो करेंसी ही खा जा रहा है। और जब ऐसे दौर में जब हम ग्लोबल वार्मिंग और इतनी सारी चीज़ों से, एनवायरमेंटल फैक्टर से गुजर रहे हैं, उस समय अगर सिर्फ एक ऐसी चीज़ जिसका फ्यूचर अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वहाँ पर अगर हम इतनी एनर्जी वेस्ट, मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं या अल्टीमेटली हो सकता है वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इट इज़ रियली अ बिग बिग कॉज ऑफ कंसर्न। तो वही चीज़ जो है वो इलॉन मस्क ने भी वहाँ पर बताई, उसके बाद प्राइसेस नीचे आए। लेकिन अब धीरे से अगर आप देखें पिछले 24 घंटे में प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा ऊपर आ चुका है।
मतलब 2-3 दिन पहले जो प्राइस था वहाँ से थोड़ा, और रेगुलरली मूवमेंट्स होती रहती है, तो प्राइस थोड़ा ऊपर आया है अभी। तो आज के दिन ही इलॉन मस्क का और एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं वो ट्वीट भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इफ़ यूड लाइक टू हेल्प डेवलप डोजी यानी वो डोजी कॉइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्लीज़ सबमिट आइडियाज़ ऑन गिटहब एंड रेडिट की एक लिंक दी गई। अब गिटहब और रेडिट जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं। तो वहाँ पर इलॉन मस्क ने कहा है कि आप कुछ सजेशंस हमें दें कि इसको हम, ये सिचुएशन जो है माइनिंग की और जो एनर्जी कंजर्वेशन की, इसको हम किस तरीके से बेटर कर पाए। तो ये ट्वीट जब उनका आया उसके बाद में मार्केट्स ऊपर जाने लगे। फिर से और एक उनका एक ट्वीट है कि स्पोक विथ नॉर्थ अमेरिकन बिटकॉइन माइनर्स, दे कमिटेड टू पब्लिश करंट एंड प्लान रिन्यूएबल यूसेज एंड टू आस्क माइनर्स वर्ल्ड वाइड टू डू सो, पोटेंशियली प्रॉमिसिंग। मतलब नॉर्थ अमेरिका के जितने भी माइनर्स हैं उनके साथ में इलॉन मस्क डिस्कशन कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड जो माइनर्स हैं सब लोग आपस में डिस्कशन करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो ये जब ट्वीट्स आए इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट से, तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने लगे। और साथ ही में बाकी भी जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के फील्ड के बड़े नाम हैं, जिनमें से एक है माइकल सेलर। तो माइकल सेलर का भी एक ट्वीट आया, और माइक्रो स्ट्रैटेजी करके एक कंपनी है जिसके वो सीईओ है, और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही जाना माना नाम है माइकल सेलर का। उन्होंने भी इलॉन मस्क के ट्वीट को रिट्वीट किया, और उन्होंने भी कुछ उनके भी ओपिनियंस उसके ऊपर दिए। उन्होंने कहा कि यस्टरडे आई वाज प्लीज्ड टू होस्ट a meeting between Elon Musk and the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency and accelerate sustainability initiatives worldwide. तो उसी की बात कर रहे हैं कि सारे के सारे माइनर्स का जो काउंसिल है वो सब इस फैक्टर को काउंटर करने के लिए प्रयास करें, और कम से कम एनर्जी में किस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये बात हुई माइकल सेलर की। साथ ही में उन्होंने एक पोस्ट रीट्वीट भी किया, और जहाँ पर कि उन्होंने रे डेलियो जो है वो जाने माने फंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर है, वर्ल्ड के इन्वेस्टर है बहुत जाने माने, यानी वॉरेन बफेट और रे डेलियो ये एक ही स्टेचर के इंसान हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो रे डेलियो ने भी एक पोस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंस्पाइट ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक बड़ा नाम है रे डेलियो भी, उनके तरफ से ये चीज़ आना, यानी ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहा है मार्केट्स में, जिसको कि एंडोर्स किया है माइकल सेलर ने भी। तो ये जो बड़े नाम हैं वर्ल्ड वाइड, इनके थ्रू क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। इलॉन मस्क ने तो, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उन्होंने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन में। बिलियन यानी 1 बिलियन में 9 ज़ीरोज़ होते हैं, 9 ज़ीरोज़, मतलब 100 करोड़ यानी 1 बिलियन होता है, क्योंकि करोड़ में 7 ज़ीरोज़ होते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए, टेस्ला ने इन्वेस्ट किए हैं। ऑब्वियसली इलॉन मस्क की ही कंपनी है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं बिटकॉइन में, और सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं किया है, 101 मिलियन उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया है रिसेंटली, मतलब उन्होंने प्रॉफिट्स भी लिए हैं 101 मिलियन। अब मिलियन यानी 6 ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़ यानी 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, क्योंकि 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये सब कैलकुलेशंस भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की जब बात होती है तो मिलियंस और बिलियंस में होती है, हम इंडिया में करोर्स और लैक्स में बात करते हैं, तो कोरिलेशंस भी समझना ज़रूरी है। तो इतना प्रॉफिट भी उन्होंने बुक किया है, और उन्होंने बीच में ये भी डिक्लेरेशन किया था कि अगर आपको कोई टेस्ला की गाड़ी खरीदनी है, टेस्ला की कार खरीदनी है, तो आप बिटकॉइन में भी पेमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन देकर भी आप टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हैं, ये उनका एक आया था। तो अगर इतना इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो इवेंचुअली ये सारा जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज़ के पीछे, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स इसको बैन कर चुकी है। बैन करना क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इसके ऊपर हम एक डिफरेंट एपिसोड लेंगे, कि बैन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी। बैन करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने बिटकॉइन आपके
कहीं वॉलेट में बिटकॉइन दिख गया या कुछ हो गया तो आपको पुलिस, इसका मतलब ऐसा नहीं है। कुछ कुछ देशों में ऐसा हो सकता है, बट फिलहाल यहाँ पे जो मेजर इकोनॉमीज़ है वहाँ पर ऐसा नहीं है। बीच में इंडिया में भी बैन लगाया गया था, बट बैन ये लगाया गया था क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर 2018 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 से 2020 तक की, जबकि आप नया क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं कर पा रहे थे। मतलब इंडियन एक्सचेंजेस जो है उनको बैंक का कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप बाय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिनके पास अगर क्रिप्टो करेंसीज थी तो आप होल्ड कर सकते थे, आपके अकाउंट्स में रख सकते थे, आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में वो सेफ थी। मेरे पास भी उस समय क्रिप्टो करेंसीज थी 2018 से 2020 तक, और वो वॉलेट में जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई थी, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। मतलब ऑब्वियसली वो बैन का वो पार्ट था ही नहीं। और ये बैन जो है ये भी लिफ्ट हो गया मार्च 2020 में, 4 मार्च 2020 एग्जैक्ट डेट थी, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, और जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बाय करना, सेल करना और होल्ड करना ये सब लीगल है, तो इसके ऊपर से जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया जाए, आरबीआई ने जो बैन लगाया था। तो इट इज़ ऑल लीगल नाउ। हाँ, रेगुलेशंस अभी नहीं है इंडिया में, कुछ कुछ कंट्रीज़ में रेगुलेशंस भी है। बीच में टर्की ने भी बैन किया था। अब टर्की ने जो बैन किया था वो भी एक इतना, आप कह सकते हैं, एक स्टूपिड काइंड ऑफ अ बैन था एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये बोला गया था कि आप पेमेंट जो करते हैं, मतलब यू कैन नॉट यूज़ बिटकॉइन एज अ पेमेंट ऑप्शन टू ऑनलाइन एक्सचेंजेस। ऑनलाइन आप कोई भी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे बिटकॉइन में। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप कोई और देश में भी जा कर के कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ आप पेमेंट नहीं कर सकते। इस प्रकार का बैन लगाते हैं, कोई छोटा मोटा सा बैन लगता है, हो सकता है कोई बड़ा बैन भी लगे, इस बात को भी हम निगेट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स की हमने बात की, वो सब एक दूसरे के साथ में एक चेन फॉर्म करते हैं और वो ब्लॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, इसलिए उसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो ये जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और क्रिप्टो करेंसी ये सिर्फ इसका एक छोटा पार्ट है। तो अगर करेंसी में भी नहीं, लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो बाकी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है। सोशल मीडिया के ऐप्स आ रहे हैं, पेमेंट के ऐप्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लॉकचेन में। सिर्फ करेंसी ही एक चीज़ नहीं है। करेंसी इतना फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस घटती हैं, लोग स्पेकुलेट करते हैं, इसलिए उसको इतना, आप कह सकते हैं, मीडिया फुटेज मिलता है या लोगों से आपको सुनने मिलता है। लेकिन ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी जो है वो बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को ओवरटेक करने वाली है आने वाले दिनों में फॉर श्योर। अभी भी सोशल मीडिया के ऐप्स आने लगे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, एनएफटीज़ आने लगी हैं, एनएफटीज़ के ऊपर हम एक दूसरा एपिसोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है ब्लॉकचेन में। इसीलिए अब क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन हमें लेना चाहिए, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम एक दूसरा एपिसोड लेंगे इसके ऊपर और वहाँ पर हम बात करेंगे। बट फ़िलहाल इस एपिसोड में जो हमने डिस्कस कर रहा था कि बिटकॉइन के प्राइस नीचे आया और वो जो ऊपर जा रहा है, इसके पीछे के जो रीज़न्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि कैसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग है ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पे, वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को, और उनके पास में एक मॉब होता है जो वो प्राइस को मैनिपुलेट करता है या स्पेकुलेशंस के थ्रू उसको वोलेटाइल बना देता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एपिसोड, और आई होप ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, ये जो जानकारी हमने यहाँ पर आज डिस्कस की है। और आपको वैल्यूएडिशन अगर हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। इससे होता कुछ नहीं है, इससे सिर्फ ये होता है कि अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ये चैनल को और ये वीडियो को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है, सर्च हिस्ट्री में थोड़ा ऊपर लेकर के आता है। सो आई थिंक this is really easy for you all to support this channel and this video in specific. So thank you for giving your valuable time, and I'll be seeing you again. Thank you.